Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. पहला टॉपिक लेने से पहले एक अनाउंसमेंट करना है मुझे। जो हमने डेली इवैल्यूएशन के लिए जो एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, वेदा प्रोग्राम, मृदुल सर ने जिसके रिलेटेड अनाउंसमेंट किया था, उसमें 2 लेवल पे इश्यूज आ रही थी। एक कि एसएमईज सेगमेंट के लिए जो पीडीएफ है वो थोड़ा डिलेड तरीके से अपलोड हो रहा था, 2-3 दिनों के लैग के साथ अपलोड हो रहा था। तो उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है। वी हैव टॉक टू द एसएमईज सेगमेंट डिपार्टमेंट से हमने बात की है और हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप डेली जिस दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है उस दिन ही शाम तक कम से कम आप एसएमईज पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, क्योंकि उसको चेक करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। ऐसा सीधा सीधा कन्वर्ट करके नहीं दिया जा सकता, तो उसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो न्यूज़पेपर एनालिसिस जैसे सुबह आ रहा है तो शाम तक एसएमईज वाला पीडीएफ आ जाएगा। ऐसा हमने अपने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया है, एसएमईज डिपार्टमेंट को, तो दे विल डू इट। दूसरा, नंबर ऑफ सबमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। जैसे ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो हमारे एक्सपेक्टेशन से कई ज़्यादा नंबर जो हैं वो सबमिशंस के आए, जिस कारण से जो पोर्टल है वो बार बार हैंग हो जा रहा है। तो हम लोग उसके स्पेस को एक्सपांड कर रहे हैं ताकि अब ज़्यादा स्टूडेंट्स उस अपने आंसर्स को सबमिट कर पाएँ। तो इस प्रोसेस में 1-2 दिन का समय और लग सकता है, तो आपको 1-2 दिनों तक और सबमिशन में प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोगों का नहीं होगा, बट होपफुली बाय नेक्स्ट मंडे एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइंड एंड हम लोग ये जो प्रोग्राम है नेक्स्ट मंडे से 45 डेज का काउंट करेंगे। तो अगले मंडे से 45 दिनों तक आप आंसर लिख सकते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट 45 डेज तक कंसिस्टेंटली आंसर लिखेंगे उनको सीधा सीधा एक एडवांटेज मिलेगा नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए। तो प्लीज़ ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम। इन द मीनवाइल बैकएंड पे हम भी अपना जो रिसोर्स है उसको थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि हम लोग आपको कैटर कर पाएँ। चलिए, कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, इट इज़ अबाउट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। करंट न्यूज़ ये है कि कर्नाटका has become the first state in India to approve 1 day of paid menstrual leave per month for all women employees. ऑल से यहाँ मतलब है गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। तो टोटल एक साल में 12 लीव्स, मेंस्ट्रुअल लीव या पीरियड लीव दिए जाएंगे। इसके पहले उड़ीसा और बिहार सरकार ने भी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज अपने अपने रेस्पेक्टिव टेरिटरीज में लाए थे, बट इट वाज ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। कर्नाटका सरकार ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज दोनों के लिए ये पीरियड लीव का कॉन्सेप्ट लाया है। At the same time, this leave will be applicable for education institutions also. तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट वन अक्रॉस द कंट्री वो कंप्लीट एक पॉलिसी लेकर के आई है विद रिस्पेक्ट टू मेंस्ट्रुअल लीव। Kerala also had implemented menstrual leave policy but only for the students at university level. तो इस तरीके से अलग अलग सरकारें जो हैं फ्रैगमेंटेड तरीके से मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी लेकर के आई थी, बट कर्नाटका हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा देयर आर सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, दे हैव आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर देयर एम्प्लॉयज। भारत की इन स्टेट्स के अलावा दुनिया के कई सारे और भी देश हैं जैसे जापान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वहाँ पे भी मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसीज अप्लाई की गई हैं। अब मेंस्ट्रुअल लीव जो पॉलिसी है इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या पॉसिबल नुकसान हो सकता है, वो सब कुछ देखते हैं। तो फ़ायदा तो ये होगा कि इट विल इंक्रीज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन। वीमेन वुड टेक more and more economic opportunities because now they would be certain
कि फॉर देयर मेंस्ट्रुअल इश्यूज दे विल गेट सम कंसिडरेशन फ्रॉम देयर ऑर्गेनाइजेशन, उनको उसके लिए लीव मिलेगा। उससे क्या है कि जब वीमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ओवरऑल जेंडर डिस्पैरिटी समाज में घटेगा, क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होंगी तो उनका इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर होगा, तो उससे फिर बाकी हेल्थ एंड एजुकेशन में भी जो डिफरेंसेस हैं मेन एंड वीमेन के बीच में वो कम होगा। वर्क प्लेसेस विल बिकम मोर एंड मोर जेंडर सेंसिटिव, तो मेल कलीग्स ऑफ द वीमेन at workplace will also get to know over a period of time कि menstruation is an important issue. It leads to physical and emotional challenges for women. तो उसको लेकर के एक जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा एट वर्क प्लेस। menstruation, which is often a neglected topic, and women suffer most of the time alone because even their family members are not able to appreciate the kind of challenge they are facing. लेकिन अगर इस तरीके की पॉलिसी सरकार लेकर के आएगी तो इस तरीके से फिर समाज में, परिवारों में भी जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय वीमेन वुड बी अप्रिसिएटेड। तो ये सब बेनिफिट्स हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी के लाने से बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत सरकार अगर पैन इंडिया लेवल पे ले आए तो इससे क्या है कि इन बेनिफिट्स का और ज़्यादा फायदा हो सकता है। बट मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अपने आप में थोड़ा डिबेटेड कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि इसको लेकर के कई सारे कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न ये है कि एम्प्लॉयर्स में स्टार्ट डिस्करेजिंग फ्रॉम और एम्प्लॉयर्स में बी डिस्करेज फ्रॉम हायरिंग वुमेन। सरल भाषा में कहें तो जब हायरिंग का काम चल रहा होगा किसी भी इम्पॉर्टेंट पोजीशन के लिए, तो उस केस में जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो एम्प्लॉयर्स होंगे, वो सोचेंगे कि इस पोजीशन पे अगर मैंने किसी वुमेन को हायर किया तो कल होकर के सी विल टेक एटलीस्ट 1 लीव पर मंथ एज मेंस्ट्रुअल लीव। इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो एम्प्लॉयर्स में बी डिस्करेज फ्रॉम हायरिंग वीमेन, एंड इवन इफ दे हायर वीमेन दे वॉन्ट बी विलिंग टू गिव इम्पॉर्टेंट पोजिशंस टू वीमेन, एंड इट मे लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। जो एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा वीमेन के लिए बिकॉज वर्क प्लेस विल बिकम मोर फ्रेंडली फॉर वीमेन, उल्टा भी हो सकता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हो सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन होगा वर्क प्लेसेस पे इन जनरल समाज में, लेकिन उल्टा भी हो सकता है। दीज आर सम कंसर्न्स रेज्ड बाय सम इम्पॉर्टेंट पीपल। एक कंसर्न ये है कि इट विल रीइंफोर्स स्टीरियोटाइप दैट वीमेन आर लेस कैपेबल, दे नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको हर महीने एक एक्स्ट्रा छुट्टी की जरूरत पड़ती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में स्मृति ईरानी जी, व्हेन शी वाज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, तो करेंटली शी इज और कैन बी कंसिडर्ड एज फॉर्मर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, व्हेन शी वाज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर एट यूनियन लेवल, उनके सामने जब ये बात आई थी कि मैडम पूरे इंडिया लेवल पे मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी क्यों नहीं लाया जा रहा, तो उस टाइम में उन्होंने कहा था कि दिस मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी में लीड टू pathologization of natural process and it will further strengthen stigmatization. So she said कि it's a natural process. मैं उनके ओपिनियन को यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसर्न्स एसोसिएटेड विथ मेंस्ट्रुअल लीव। उनका ओपिनियन ये था कि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड गर्ल्स आर brought up with this experience on monthly basis, so over a period of time they get accustomed to it. There is nothing पैथोलॉजिकल अबाउट इट, ये कोई बीमारी नहीं है। लेट्स नॉट ट्रीट इट एज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि इफ वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द स्टिग्मेटाइजेशन अराउंड women will further strengthen. It does not need any special treatment basically. Smriti Irani ji said कि it happens to every girl and women and they are trained, developed, accustomed to deal with it. So no need to give special treatment because it may lead to more negatives than positives. तो ये तो स्मृति ईरानी जी का ओपिनियन है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्नाटका सरकार की ये पॉलिसी काफी प्रोग्रेसिव है। और जस्ट बिकॉज पीपल या समाज में देर इज स्टिग्मेटाइजेशन या देर इज स्टीरियोटाइपिंग,
दैट डज नॉट मीन कि प्रोग्रेसिव आइडियाज को स्टॉल कर दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। प्रोग्रेसिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना है, साथ ही साथ समाज में भी प्रोग्रेसिव चेंजेस एट इंटेलेक्चुअल लेवल लाने की कोशिश करनी है। तो क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? लीव पॉलिसी तो होनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम लीव पॉलिसी देयर शुड बी बेटर हेल्थ केयर एक्सेस एट वर्क प्लेस, क्योंकि एक ही दिन तो छुट्टी दे रहे हैं ना आप, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मंथ में 3 या 4 दिन तक इम्पैक्ट करता है वीमेन के कामकाज को, डेली लाइफ को। देयर शुड बी प्रॉपर सैनिटेशन एट वर्क प्लेस, and most importantly gender sensitization of employees, employer, and in general society. This is a serious concern and it must be taken seriously, dealt in similar fashion. तो लीव अलोन इज नॉट इनफ, ऐसा आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ हमें एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना होगा टू डील विथ menstruation. We need to address that it is a challenge and accordingly फिर एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होना चाहिए। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि इंट्रोड्यूसिंग मेंस्ट्रुअल लीव इज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस बट इट आल्सो रेजेस सम कंसर्न। तो बेसिकली आपसे मेरिट और डिमेरिट पूछ रहा है, तो आप मेंस्ट्रुअल लीव डिफाइन कीजिए, क्या होता है, रिसेंट कुछ इनिशिएटिव्स बताइए, जैसे कर्नाटका सरकार की इनिशिएटिव बताइए, उड़ीसा, बिहार, केरला सरकार के बारे में भी ब्रीफली एक लाइन में बता दीजिए कि दे ऑल्सो हैव पार्शियल पॉलिसीज। फिर एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते वक्त हो सके तो जो क्वेश्चन का जो टर्म है उसको एज इट इज हेडिंग में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। जैसे मेंस्ट्रुअल लीव अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस, ये लिखिए, उसको बॉक्स में डालिए। ये मेरे तरफ से हिंट्स है या सजेशन है, दैट डज नॉट मीन एवरी स्टूडेंट हैज टू फॉलो दिस ओनली। हिंट्स एंड सजेशंस आर मेंट फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी आंसर राइटिंग शुरू की है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है आंसर लिखने में, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए है। एक बार जब आपका दिमाग चल रहा है, आप खुद आंसर लिख पा रहे हैं, तो आप मेरा हिंट्स देखे बिना या सुने बिना आंसर लिखिए। बाद में जरूरत पड़े तो मेरा हिंट्स आप देख सकते हैं। This is the natural process. Initially, you need to take some support from me. Later on, after 1 or 2 months, you should stop taking even hints from my side. First, you should be writing the answer, and then, if needed, if you feel like, you can correlate with my answer to have some value addition. Next topic is about poor air quality index in Delhi. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. सबसे पहले समझते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट ले आया गया था साल 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन एसोसिएशन विद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओवरऑल एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। उसके अंतर्गत ये नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने का फैसला किया गया। तो प्रोग्राम है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, उसके अंतर्गत लाया गया है नाकी नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि 8 पॉल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मोनिया एंड लीड, इन 8 पॉल्यूटेंट्स की कंसेंट्रेशन अलग अलग एरियाज में कितनी है उसको मेजर किया जाता है, और उसके बेसिस पे उस पर्टिकुलर एरिया की एयर क्वालिटी को डिस्प्ले किया जाता है, और एयर क्वालिटी को एक नंबर भी दिया जाता है। उस नंबर के साथ साथ एयर क्वालिटी को एक कलर कोड भी दिया जाता है, जिससे आम जनता समझ पाए कि उस एरिया की एयर क्वालिटी कैसी है। तो एयर क्वालिटी इन 8 पॉल्यूटेंट्स के बेसिस पे मेजर की जाती है, और फिर एयर क्वालिटी को एक नंबर दिया जाता है। इफ एयर क्वालिटी को जो नंबर दिया जाता है उसको कहा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो नेशनल लेवल पे हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो वहाँ की जब एयर क्वालिटी मेजर की जाती है तो उसको कहा जाता है उस लोकल एरिया का AQI। जैसे गुवाहाटी का अपना AQI हो सकता है, डिब्रूगढ़ का अपना AQI हो सकता है। तो उस एरिया का अपना एक AQI होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इन द एयर इन दैट सराउंडिंग एरिया।
AQI अगर 0 से 50 के बीच में है, यानी कि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का नंबर अगर 0 से 50 के बीच में है, तो उसको कहा जाएगा कि गुड एयर क्वालिटी एंड कलर विल बी ग्रीन। सिमिलरली 51 टू 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री कहा जाएगा, इस तरीके का कलर रहेगा। तो 6 कैटेगरी में एयर क्वालिटी को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ AQI, और 6 तरीके के AQI के लिए फिर 6 कलर कोड्स हैं। तो AQI में कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। तो गुड का मतलब है कि ये हेल्थ के लिए ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा हेल्थ पे। फिर सेटिस्फैक्ट्री का मतलब माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है। मॉडरेट का मतलब ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होगा फॉर दोज हैविंग एस्थमा एंड हार्ट डिजीज। पुअर का मतलब ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। वेरी पुअर का मतलब रेस्पिरेटरी इलनेस एक हेल्दी इंसान को भी हो सकता है फॉर ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर। एंड सीवियर का मतलब इट कैन अफेक्ट हेल्दी पीपल एंड सीरियसली इम्पैक्ट दोज विथ एग्जिस्टिंग डिजीज। तो मैं फिर से समराइज कर दूं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम लाया गया 2014 में बाय CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन एसोसिएशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट लाया गया नाकी का, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का। तो पूरे देश के लेवल पे मोटा मोटा नाकी हो सकता है एयर क्वालिटी कैसा है, बट असल में होता क्या है कि ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको सिटी लेवल पे, लोकलाइज लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वहाँ के एयर क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 8 पॉल्यूटेंट्स, एयर क्वालिटी को मेजर करके वहाँ के एयर को एक स्कोर दिया जाता है बिटवीन 0 to 500। उसके बाद एक कलर डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ की एयर क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड देयर इज वन डिस्क्रिप्शन फॉर एवरी कलर। इसीलिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत जो AQ पब्लिश होता है फॉर एन एरिया, उसके लिए कहा जाता है 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। अब एग्जैक्टली AQI कैसे काम करता है थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। जैसे आप अभी यहाँ गुवाहाटी में भी आप जाओगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के आगे जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक इस तरीके का AQI बोर्ड दिखेगा। मैंने दिल्ली का एक AQI बोर्ड का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के दिया हुआ है। वहाँ पे क्या होगा कि 8 तरीके के जो पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5, वो सब एक एक करके डिस्प्ले होते रहेंगे कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कंसेंट्रेशन इतनी है, उस कंसेंट्रेशन के हिसाब से उसको स्कोर दिया गया, मान लीजिए 214, तो इस कैटेगरी में आया पार्टिकुलेट मैटर 10। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी उसका स्कोर है 214, पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्कोर है 211, तो दोनों इस कैटेगरी में है, पुअर वाले कैटेगरी में। तो इस कारण से आप कलर भी देखेंगे उसका इससे मैच कर रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये एक बार में 2 पॉल्यूटेंट्स दिख रहे हैं, फिर अगले 2 दिखेंगे, इस तरीके से अलग अलग पॉल्यूटेंट्स दिखेंगे। अब 8 अलग अलग पॉल्यूटेंट्स के लिए 8 अलग अलग नंबर्स हैं, 8 अलग अलग कलर्स हैं। बट होता क्या है कि अंत में जो पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी या जिस पॉल्यूटेंट का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, वही माना जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया या स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्कोर है 214, पार्टिकुलेट मैटर 10 का स्कोर है 211, और बाकी सब जो पॉल्यूटेंट हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड या बाकी सब, उनका स्कोर कम है, 214 से कम है। तो इस केस में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सबसे डोमिनेंट पॉल्यूटेंट हुआ। तो ओवरऑल AQI ऑफ दिस एरिया, लोधी रोड इन दिल्ली, विल बी कंसिडर्ड एज 214 ओनली। तो AQI of an area is decided on the basis of the score of most dominant pollutant. That is the basis for deciding final AQI number. तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, बोलते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन अप्लाई होता है लोकल लेवल पे, और लोकल एरिया का को हम लोग कहते हैं कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा है, गुवाहाटी का ऐसा, डिब्रूगढ़ का वैसा। 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, and the dominant pollutant is the basis for deciding overall AQI score of that particular area. अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। दिल्ली के अंदर कई सारे जगहों पे हाल फिलहाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स has gone in excess of 350, इस रेंज में चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसमें भी हाइयर साइड पे 400 के आसपास पहुंच गया है कई सारे एरियाज में दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स।
सर्दियों में हर साल जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं विथ ऑनसेट ऑफ विंटर्स, आप देखोगे कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स एकाएक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके पीछे एक बड़ा कारण है स्टबल बर्निंग इन द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। स्टबल बर्निंग क्या होता है? देखिए, जब खारिफ क्रॉप्स की कटाई होती है, जैसे राइस की कटाई हुई, तो उसके बाद क्रॉप का निचला हिस्सा एग्रीकल्चरल फील्ड के साथ अटैच्ड रह जाता है। ऊपर से क्रॉप तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसका निचला हिस्सा एग्रीकल्चरल फील्ड के साथ अटैच्ड रह जाता है, ऐसा जिसको कहा जाता है स्टबल। अब इस स्टबल को रिमूव करना होता है, क्लीन करना होता है, ताकि एग्रीकल्चरल लैंड को प्रिपेयर किया जा सके फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन विच इज़ राबी क्रॉप, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पंजाब एंड हरियाणा स्टेट। तो अब इतना टाइम होता नहीं है फार्मर्स के पास कि इनको प्लक करके इन स्टबल को रिमूव करें। तो फार्मर्स ट्रेडिशनली क्या करते रहे पंजाब हरियाणा के रीजन में, वो इस स्टबल को बर्न कर देते हैं। द बर्न इट, इससे क्या है कि द एग्रीकल्चरल फील्ड गेट्स प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन, प्लस थोड़े से एसेस भी आ जाते हैं। तो उससे क्या है कि उस फील्ड की प्रोडक्टिविटी या फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सो दिस हैज बीन द ट्रेडिशनल प्रोसेस followed by farmers in Punjab, Haryana in order to prepare their agricultural field for next cropping season. बट इसमें होता क्या है कि जब स्टबल बर्न किया जाता है तो उससे बहुत सारा स्मोक निकलता है। वो स्मोक फिर विंड्स के कारण ड्रिफ्ट होकर के दिल्ली और आसपास के एरियाज में फैल जाता है। और ये जो वक्त होता है जब एक तरफ खारिफ क्रॉप्स की कटाई हुई है और अब स्टबल को बर्न किया जा रहा है, ये वक्त होता है सर्दियों की शुरुआत का, ऑनसेट ऑफ विंटर। और विंटर्स की शुरुआत से ही क्या होता है कि दिल्ली और आसपास के एरिया में, चूंकि वहां का कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो इस कारण से वहां पे होता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ये दो बातें मैंने अभी आपको बताई, जिसको मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है आपको मृदुल सर ने क्लास में सिखाया है कि जहाँ पे भी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहाँ पे सर्दियों के टाइम में फिर क्या होगा, टेम्परेचर इन्वर्जन की फिनोमेना बनेगी और वहां पे फिर फॉगी कंडीशंस देखने को मिलते हैं, फॉग बनता है, धुंध जिसको कहते हैं। तो दिल्ली एक तरफ यहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है पंजाब हरियाणा में, दूसरी तरफ टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है ऑनसेट ऑफ विंटर्स के कारण दिल्ली में, क्योंकि उसका कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो वहां पे फॉग बन रहा है। और ये जो फॉग है जो दिल्ली के ऊपर बन रहा है सर्दियों के कारण, और जो स्मोक है जो पंजाब हरियाणा से आ रहा है, दोनों मिल करके बनाते हैं स्मॉग। काले काले रंग का जो फॉग बनता है, डेंस फॉग जिसको कहा जाता है स्मॉग। एंड दिस स्मॉग बेसिकली लीड्स टू इंक्रीज्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्पेशली ड्यू टू AQI ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5 and 10, एंड दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर लंग्स। इवन हेल्दी लोग भी बीमार पड़ रहे हैं दिल्ली में, फॉरगेट अबाउट दोज हु आर ऑलरेडी इन्फ्लिक्टेड विथ lungs diseases like asthma and bronchitis। इस कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट इससे रिलेट करके देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 केस में कहा था कि राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज टाइम टू टाइम एक्सपैंडेड एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 थ्रू सक्सेसिव जजमेंट्स। तो राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज आवर फंडामेंटल राइट, और दिल्ली के लोगों का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाई AQI। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूनिवर्सल बेसिक स्कीम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, नॉट स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली आर्ग्यू करता है इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम कि एक UBI लाया जाना चाहिए भारत में, क्योंकि भारत के अंदर इनकम एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का। तो इन सब चीज़ों से लोगों को रिलीफ देने के लिए द गवर्नमेंट मस्ट ब्रिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर सिस्टम्स हैं या स्कीम्स हैं, दे आर फ्रैगमेंटेड, अलग अलग प्रोविजंस के लिए हैं। किसी स्कीम के अंतर्गत किसी को फायदा मिलता है, कोई स्कीम विडो के लिए है, कोई ओल्ड एज लोगों के लिए है, कोई किसी के लिए है। सो दीज आर फ्रैगमेंटेड एंड नॉट सफिशिएंट ऑल्सो।
इन सब के जगह पे हमें एक यूबीआई की जरूरत है। आज अब सेंट्रलाइज्ड पिलर ऑफ वेलफेयर रिफॉर्म। तो क्या है यूबीआई वो समझते हैं। यूबीआई का सिंपल डेफिनेशन है पीरियोडिक अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर टू एवरी सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। हर इंसान को, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, यूबीआई का एक मतलब हो सकता है कि हर एक इंसान को महीने में उसके अकाउंट में 8,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएं। हर एक इंसान के, चाहे वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो, देश के सबसे अमीर इंसान, या देश का सबसे गरीब इंसान भी क्यों ना हो, बेगर हो, रिक्शा पुलर हो, सबके अकाउंट में 8,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। और ये 8,000 एक बार नहीं, 8,000 मैंने बस एक नंबर लिया है, हाइपोथेटिकल नंबर। इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। 8,000 होगा, 6,000 होगा, 10,000 होगा, जो भी है, बट ये एक बार नहीं, पीरियोडिक होना चाहिए, मंथली हो या क्वार्टरली हो। और कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि इस कैटेगरी के लोगों को मिलेगा, सबको भी दे दो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर अमीर लोगों को क्यों दिया जाए पैसा, सरकार उनको क्यों वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत फायदा दे या उनको क्यों बेसिक इनकम सपोर्ट दे, ये तो गरीबों को मिलना चाहिए। तो इसमें बात ऐसी है कि अमीर लोग ही तो टैक्स देते हैं। सरकार यूबीआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकती है कि टैक्स रेट को मार्जिनली थोड़ा बढ़ा दे सकती है। जैसे डायरेक्ट टैक्स तो ज़्यादा अमीर लोग देते हैं ना, प्रोपोर्शनल है, तो आप डायरेक्ट टैक्स में 0.5% का इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो उस इंसान को जितना यूबीआई के अंतर्गत पैसा मिल रहा है उतना वो टैक्स के थ्रू पैसा दे भी देगा सरकार को। यूबीआई में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देर इज नो इशू ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन एरर। अलग अलग जो स्कीम्स अभी तक वेलफेयर स्कीम्स हमारे देश में चल रहे हैं, दे आर फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड मतलब ये ओल्ड एज लोगों के लिए है, ये विमेन के लिए है। अब उसमें पहले उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये स्कीम के अंतर्गत इनको इतना फायदा मिलेगा। एमजी नरेगा में रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अलग, अर्बन अलग, अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स हैं। उसमें पहले उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उनको स्कीम्स के अंतर्गत फायदा दो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलोग्राम फूड ग्रेन देना है हर महीने राशन की दुकान पे। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि सारे तरीके के वेलफेयर स्कीम्स को खत्म कर दो और उसके जगह पे सबके अकाउंट में पैसे डाल दो। इससे क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर विल बी डन। किसी स्कीम में किसी का नाम छूट गया, किसी स्कीम में किसी का नाम गलती से चढ़ गया, अब उसको बेनिफिट मिल रहा है उस स्कीम का, जबकि वो इंटाइटल्ड नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे लीकेज ऑफ फंड की भी समस्या खत्म हो जाएगी, करप्शन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, बात खत्म। तो इस कारण से यूबीआई एज ए कॉन्सेप्ट इज बीइंग रिपीटेडली डिस्कस्ड, प्रपोज्ड कि यूबीआई को लाना चाहिए। इससे जो हमारा देश का वेलफेयर सिस्टम है, फ्रैगमेंटेड एंड इनएडिक्वेट है, वो डील हो सकता है। दोज हु आर्ग्यू इन फेवर ऑफ यूबीआई वो कहते हैं कि इट विल हेल्प इन पॉवर्टी रिडक्शन, इनइक्वालिटी रिडक्शन, इट विल प्रोवाइड चॉइस ऑल्सो। वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत क्या है कि अब राशन की दुकान पे अगर राइस मिल रहा है तो राइस ही खाना है, लेकिन मान लीजिए कि उस बेनिफिशियरी का मन था कि आज वीट खाना है या इस महीने वीट खाना है, तो नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि उसको जो मिल रहा है वही खाना है। बट यूबीआई विल प्रोवाइड चॉइस, उसके अकाउंट में पैसा आएगा तो दैट पर्सन विल बी एबल टू मेक डिसीजंस विद इन द लिमिटेड फ्रेमवर्क। जितना पैसा उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से चॉइस कर ले पाएगा। इट विल रिड्यूस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑल्सो। ये जो ऑथर है तो कहते हैं कि हमारे देश में हैप्पीनेस इंडेक्स की रैंकिंग भी हमारी बड़ी खराब है। हम लोग नेपाल वगैरह से भी पीछे हैं, बिहाइंड नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग जो 137 है वो थोड़ा इंप्रूव हो सकता है बिकॉज ऑफ यूबीआई, ऐसा वो कह रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिड्यूस होगा। एंड ऑफ कोर्स इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर की समस्या खत्म होगी, जिसके बारे में मैंने बात की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगा, करप्शन के इश्यूज खत्म होंगे। और यही कारण है कि इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने सपोर्ट किया था आइडिया ऑफ यूबीआई। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था कि द एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम शुड बी विड्रॉल, इट मस्ट बी विड्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यूबीआई शुड बी इम्प्लीमेंटेड। उस टाइम के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे अरविंद सुब्रमण्यम साहब, उन्होंने कहा कि यूबीआई इज पॉसिबल ओनली आफ्टर विड्रॉल ऑफ प्रेजेंट स्कीम्स एंड देन यूबीआई will be an important alternative to the existing subsidies for poverty alleviation and it could be a game changer, ऐसा कहा था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-17 ने। लेकिन यूबीआई को लेकर के कई सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं।
इस कारण से यूबीआई अभी तक भारत में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इस पर डिबेट और डिस्कशन ही चल रहा है। पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि इट विल लीड टू वेरी हाई फिजिकल कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। 6 से 10% ऑफ द जीडीपी कुड बी स्पेंट ऑन दिस। लेकिन आप देखिए वेलफेयर स्कीम्स में भी तो पैसा खर्च होता ही है। तो पहला आर्गुमेंट है काउंटर की फिजिकल कॉस्ट होगा, बट ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके साथ साथ यूबीआई लेकर के आए। एग्जिस्टिंग स्कीम को विड्रॉ करें फिर यूबीआई लाएं। इट में रिड्यूस वर्क इंसेंटिव। लोग जो हैं, खासकर जो लो वेजेस सेक्टर के लोग हैं, डेली वेजेस वाले वर्कर हैं, वो अब काम करना नहीं चाहेंगे। सोचेंगे अरे यार यूबीआई में पैसा मिल ही रहा है, तो काम क्यों करना है। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है। लोगों के हाथ में सीधा सीधा पैसा दिया जाएगा तो दे विल सडनली इंक्रीज डिमांड एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। पॉलिटिकल मिसयूज भी होगा। हर एक पार्टी जो आएगी वो कहेगी कि हम आपका यूबीआई 6,000 से बढ़ा करके 8,000 कर देंगे, 8,000 से बढ़ा के 10,000 कर देंगे। सो पॉपुलिस्ट मेजर बन सकता है ये यूबीआई। एंड टारगेटिंग द नॉन नीडी। कुछ लोग ये भी काउंटर करते हैं कि अमीर लोगों को क्यों यूबीआई दिया जाए भाई, जो नीडी नहीं है, जो नीडी है उसको दिया जाए यूबीआई। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो जितने भी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं या एप्रीहेंशंस हैं अराउंड यूबीआई, कोई भी सब्सटैंशियल है नहीं। फिजिकल कॉस्ट की बात मैंने बताई, जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स है उनको विड्रॉ करेंगे तब जाकर के ले आएंगे यूबीआई। वर्क इंसेंटिव की जहां तक बात है, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप लोगों को अकाउंट में 5,000 रुपए दे दोगे तो काम करना ही बंद कर देगा। वो उसको एक एडिशनल इनकम की तरह देखेगा। इन्फ्लेशन रिस्क को धीरे धीरे मैनेज किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। स्टेज तरीके से, ग्रेडेड तरीके से यूबीआई का कॉन्सेप्ट लाया जाए तो। पॉलिटिकल मिसयूज एक रियल चैलेंज है, ये इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। एंड टारगेटिंग द नॉन नीडी वाली बात तो मैंने आपको बताई थी कि भाई जो अमीर लोग हैं उनका थोड़ा सा टैक्स रेट बढ़ा दीजिए, अपने आप उनके लिए मामला कंपनसेट हो जाएगा। उनके अकाउंट पे जो पैसा जा रहा है उतना पैसा वो टैक्स के फॉर्म में बढ़ रहे हैं। तो दिस कंसर्न डज नॉट हैव मच सब्सटेंस। तो इसी कारण से कंक्लूजन में आप ऐसा लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एप्रीहेंशंस डू नॉट हैव सब्सटेंशियल कंटेंट, येट यूबीआई की सक्सेस जो है इट विल डिपेंड ऑन सस्टेनेबल फाइनेंसिंग एंड प्लान्ड इंप्लीमेंटेशन। प्लान्ड एंड ग्रेडेड इंप्लीमेंटेशन की जरूरत होगी। यूबीआई पे भी बढ़िया मेंस का प्रश्न बन सकता है, लेकिन आज मैंने चूंकि एक मेंस का प्रश्न दे दिया तो इस पे मैंने मेंस के क्वेश्चन नहीं दिए। दिस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट प्रोजेक्ट सन कैचर। प्रीलिम्स में आ सकता है ये प्रश्न। इससे रिलेटेड गूगल ने हाल फिलहाल में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सन कैचर। इसकी मदद से गूगल कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा विच विल बी सोलर पावर्ड, और उन सैटेलाइट्स का काम होगा कि वो डेटा स्टोर करें इन द स्पेस। सो टेक्निकली सन कैचर विल this project will help in creating AI based data centers या data centers for AI in the space। टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सवाल था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सुप्रीम कोर्ट अकेला ले सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाई कोर्ट नहीं ले सकता। ये स्टेटमेंट गलत है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड गलत है बिकॉज दीज आर नॉट लीगली बाइंडिंग इमिशन टारगेट्स। सारे देश आईएनडीसी देते हैं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ब्रिक्स स्पेस से रिलेटेड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रिमेनिंग फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये तो सीधा सीधा प्रश्न था। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।